एससीपी फाउंडेशन में एक टी क्लास होना रशियन रूलेट खेलने जैसा होता है। एक दिन हो सकता है आपको किसी स्लाइम के साथ गुदगुदी करनी पड़े, या किसी दिन हो सकता है आपको किसी बूढ़े इंसान को उसके कंटेनमेंट चैम्बर में वापस बुलाने के लिए अपनी हड्डियां तोड़वानी पड़े। तो जब G9781 को इंटेरोगेशन रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया कि उसके पीछे एक दरवाजा खुलेगा और अच्छे कपड़े पहने हुए एक अनजान व्यक्ति अंदर आ जाएगा। ये इंसान देखने में फाउंडेशन स्टाफ के किसी भी नंबर की तरह नहीं था। वो एक छोटा कॉकेशियन मैन था। उसके बाल लगभग झड़ चुके थे और उसकी मूंछें नीट ब्लैक थी। स्टैंडर्ड लैब कोट और शर्ट के बजाय ये इंसान एक ब्लैक वेस्ट कोट और व्हाइट ग्लव्स पहने हुए था और उसके चेहरे पर ईविल वाली स्माइल थी। वो एक बटलर जैसा लग रहा था। अगर आपको किसी बटलर का डूडल बनाने के लिए बोला जाए तो आप बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। वो डी क्लास वाला व्यक्ति कंफ्यूज होकर हंसने लगा। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी मौत होने वाली है। जीव्स के साथ क्या हुआ उसने पूछा, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बटलर बहुत ही स्पीड से उसकी ओर आगे बढ़ा। अपने आखिरी पलों में जी क्लास ने कुछ मेटलिक सी चीजें देखी, लेकिन वो पूरी तरह से उसे देख नहीं पाया। फिर उसके थ्रोट में दर्द हुआ। बटलर अभी भी उसके बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अब उस टी क्लास को दिखाई पड़ा कि बटलर के हाथ में चाकू था और उससे खून टपक रहा था। जब तक वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक वो कोलैप्स हो गया। उसका गला काट दिया गया। अपना काम करने के बाद बटलर कमरे से बाहर चला गया। वो बाहर खड़े फाउंडेशन गार्ड्स को देखकर मुस्कुराया। कौन है ये इंसान? उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे थे? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के इसने एक डी क्लास पर्सनल को क्यों मार डाला? पहली चीज, ये कोई इंसान है ही नहीं। ये है SCP-662 का एनोमलस प्रोडक्ट, जिसे दी बटलर्स हैंडबिल भी कहा जाता है। हम पहले शुरुआत में जाते हैं और पता करते हैं कि एनोमलस ऑब्जेक्ट SCP फाउंडेशन के हाथ कैसे लगा। फाउंडेशन के अंदर मौजूद कई सारे एनोमलस ऑब्जेक्ट्स की तरह ही इसकी भी ओरिजिन्स के बारे में कुछ नहीं पता है। ये ज्यादातर समय अंडरग्राउंड रहता है, एक अपने आखिरी ओनर के साथ ही दफन। इसके ओनर को फाउंडेशन की फाइल से रिडेक्ट किया जा चुका है, क्योंकि बेल इसी के हाथों में थी। इसलिए उम्मीद यही थी ये कभी भी दोबारा नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन जॉर्ज डिक्सन नाम के एक चोर ने ये कब्र खोद दी। एक लालच ने कितने लोग की जिंदगियां बदल दी। मिस्टर डिक्सन पैसों के लिए किसी भी पॉन शॉप में चले गए। वहां के स्टोर ओनर ने वो बेल रिंग दी। उसके बाद उसे लगा कि किसी के कदम उसका पीछा कर रहे थे। उसने मुड़कर देखा कि एक स्ट्रेंजर उसके पीछे वाले स्टोर रूम में इमर्ज हो रहा था। वो एक छोटा, अच्छे कपड़े पहने हुए इंसान था। वो उसकी तरफ चलकर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पॉन शॉप के ओनर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अजीब सा कपड़ा पहना हुआ वो इंसान कौन था। उसे लगा कि वो स्टोर में मौजूद इंसान की जान पहचान वाला होगा और शायद ये दोनों वहां पर चोरी करने आए थे। उसने अपने काउंटर से एक शॉटगन निकाली और दोनों बैरल्स उस बटलर के सीने में मार दिए। बटलर तो मरकर वहीं गिर गया, पर जॉर्ज डिक्सन वहां से भाग गया। पर जैसा कि ओनर को लग रहा था, वैसा कुछ भी नहीं था। जो सब वहां पर हुआ, उसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। उस बटलर को स्टोर रूम से बाहर निकलते देख डिक्सन भी स्टोर ओनर की तरह ही शॉक था। तो वहां पर दरअसल हुआ क्या था? पॉन शॉप के ओनर ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया और बटलर की बॉडी लोकल मॉर्ग में ले जाई गई। चांदी की उस बेल को पुलिस एविडेंस लॉकर में रख दिया गया। उस रात रॉबरी के बाद एक अनोमली ने SCP फाउंडेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले तो बटलर की बॉडी मॉर्ग से गायब हो गई और फिर तुरंत पुलिस स्टोरेज लॉकर में जिंदा होकर रीअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि किसी सर्जेंट ने वो सिल्वर बेल बजा दी थी। उस समय SCP फाउंडेशन के एजेंट्स ब्रैडफोर्ड वहां मौजूद थे। उन्होंने FBI एजेंट होने का नाटक किया और बटलर को प्रेमिसेस से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक एस्केप आर्टिस्ट था जिसे फेडरल क्राइम्स की वजह से कई स्टेट्स में ढूंढा जा रहा था। खैर, चीजें ब्रैडफोर्ड के प्लान के हिसाब से तो नहीं हुई, क्योंकि बटलर उनके हैंडकफ्स से गायब हो चुका था। एजेंट ब्रैडफोर्ड को समझ आया कि इसका बेल से कुछ लेना देना था और वो समझ गया और उन्होंने उसे टेस्टिंग के लिए रख लिया। उसके बाद जब SCP फाउंडेशन के अंदर बेल बजी तो बटलर फिर से सामने आ गया। उसने अपना नाम मिस्टर डीट्स बताया और वो एजेंट ब्रैडफोर्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ब्रैडफोर्ड ने यह ऑफर ठुकरा दिया और वो बेल अपने सुपीरियर्स को देती। अपनी सर्विस के लिए एजेंट ब्रैडफोर्ड को फाउंडेशन की तरफ से पैट ऑन द बैक अवार्ड दिया गया। लेकिन जिस सुपीरियर को वो बेल दी गई थी वो उतना प्रोफेशनल नहीं था। वो बेल जिसे SCP-662 कहा जाता था, वो छोटी और प्योर सिल्वर की बनी हुई थी। देखने में वो बिल्कुल भी अनोमलस नहीं लग रही थी। वो केवल 4 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी और उस पर छोटे अक्षरों में कुरेदा गया था, फॉरएवर माइन,
SJW। बेल को देखने वाले रिसर्चर्स ने नोट किया कि उसमें रिंगर नहीं था, लेकिन फिर भी जब बेल को रिंग किया जाता था तो कमरे में कहीं से चाइम की आवाज आने लगती थी। उसके बाद होता था अनोमलस बटलर मिस्टर डीड्स का आगमन। इस ऑब्जेक्ट को सेफ क्लासिफाई किया गया था और एक्सपेरिमेंट के लिए इसे हाई वैल्यू स्टोरेज लॉकर 23C में रखा गया था। इस अनोमली को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस इसे रेगुलरली पॉलिश करना पड़ता था ताकि ये काली ना पड़ जाए। लेकिन मिस्टर डीड्स के बारे में क्या? SCP-662 के बजने पे हर बार ये कहां से आ जाते थे? फाउंडेशन को और पता लगाने की जरूरत थी, इसलिए उसे फाउंडेशन रिसर्चर्स डॉक्टर मेथ की निगरानी में रखा गया, जिन्होंने मिस्टर डीड्स का पहला इंटरव्यू लिया। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि मिस्टर डीड्स इंटरव्यू के दौरान बहुत ही पोलाइट था। वो हमेशा डॉक्टर मेथ को सर कहकर बुलाता था और हमेशा उनकी बात भी मानता था। मिस्टर डीड्स का असली नाम, बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ अभी भी एक रहस्य था। उसे थोड़ा थोड़ा याद था कि उसके पूर्वज अंग्रेज थे और बचपन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े और बग्गी को यूज किया जाता था। जब उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ा परेशान सा दिखने लगता था और कुछ याद न कर पाने के बाद माफी भी मांगता था। इस इंटरव्यू में जो सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन मिली वो मिस्टर डीड्स के प्राइमरी फंक्शन के बारे में मिली थी। ये एक ऐसी एंटिटी थी जिसे सर्व करना पसंद था। जैसे वो लैंप वाला जीनी था ना, वैसे ही मिस्टर डीड्स भी कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे, चाहे डिनर बनाना हो या बैंक में लूटपाट करनी हो। हालांकि इन पावर्स की कुछ लिमिट्स थी और डॉक्टर मेथ को अभी ये लिमिट्स पता लगानी थी। सबसे पहले डॉक्टर मेथ ने मिस्टर डीड्स से एक ग्लास आइस टी मांगी। बटलर ने उनकी बात मानी और कमरे से निकलकर हॉलवे की तरफ चला गया। अटेंडिंग एजेंट्स लगातार उस पर नजर रखे हुए थे, पर मिस्टर डीड्स फिर भी चलते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1 सेकंड के लिए नजर हटाई, कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। डीड्स कुछ देर के लिए गायब हो गए और फिर आइस टी की ट्रे के साथ वापस आ गए। डॉक्टर मेथ ने कहा कि ये उनकी लाइफ की बेस्ट आइस टी थी, पर मिस्टर डीड्स को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो चाय कैसे बनाई गई थी और वो उसे कहां से लेकर आया था। फिर डॉक्टर मेथ ने 99.98% प्योरिटी का एक गोल्ड बार मांगा और मिस्टर डीड ने उन्हें एग्जैक्ट वही प्योरिटी दे दी। इससे उन्हें समझ में आ गया कि मिस्टर डीड्स अपनी टेलीपोर्टेशन और मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को केवल तब यूज करता था जब लोग उसे डायरेक्टली देख ना रहे हो। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि कुछ रिक्वेस्ट्स पूरी नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर मेथ ने मिस्टर डीड्स से एक ब्लू 1963 कॉर्वेट कन्वर्टिबल मांगी। मिस्टर डीड्स वही कार नहीं प्रोड्यूस कर पाए और डॉक्टर को बताने लगे कि इस गाड़ी को लाने में कई सारे इम्प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व थे। डॉक्टर मेथ थोड़ा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उन्हें वो कार बेहद ही पसंद थी। मिस्टर डीड के पावर्स टेलीपोर्टेशन से बढ़ तो जाते थे, लेकिन ये केवल नॉर्मल चीजों के लिए ही थे जो कोई भी परसिस्टेंट इंसान कर सकता था। एग्जाम्पल के लिए जब डॉक्टर मेथ ने मिडिल ईस्ट के किसी लीडर को मार देने के ऑर्डर्स दिए तो मिस्टर डीड ने पोलाइटली मना कर दिया। उनसे ये कहा कि वो बहुत दूर था और उस इंसान के कई सारे गार्ड्स भी थे, लेकिन कमांड देने पर वो अगले कमरे में मौजूद डी क्लास मेंबर का मर्डर करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर मेथ जानना चाहते थे कि मिस्टर डीड्स की बायोलॉजी में क्या चल रहा था, इसलिए उन्होंने उसे इसी चाकू से अपना गला काटने को कहा जिससे उसने डी क्लास मेंबर का मर्डर किया था। मिस्टर डीड्स मान गया और बोला कि डॉक्टर मेथ को सर्व कर पाना उनकी खुशकिस्मती थी। ऑटोप्सी के दौरान वो बॉडी एक एजेंट की लाइन ऑफ साइट में रखी गई ताकि वो अचानक से गायब ना हो जाए। ऑटोप्सी में भी मिस्टर डीड्स की फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ अजीब सामने नहीं आया। इसके बाद चीजें और स्ट्रेंज होती चली गईं। फाउंडेशन को मिस्टर डीड्स और SCP-662 बेल के बारे में जो जो पता चलना चाहिए था वो सब पता चल ही चुका था, लेकिन डॉक्टर मेथ और रिसर्च करना चाहते थे ताकि वो पता लगा सके कि मिस्टर डीड्स क्या क्या कर सकता था। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने डीप टिश्यू मसाज रिक्वेस्ट किया और उससे उनका बैक पेन पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर मेथ ने मिस्टर डीड्स से उनकी कार साफ करने के लिए भी कहा और वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दी गई थी। 662 प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर्स रहते हुए उन्होंने मिस्टर डीड से एक हेयर कट भी लिया और पाया कि कई चीजों में एक्सीलेंट होने के बावजूद वो एक अच्छा बार्बर नहीं था। वो कपड़े धुलने में एक्सपर्ट था। O5 काउंसिल ने आखिरकार डॉक्टर मेथ को 662 ड्यूटी से हटा दिया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि डॉक्टर मेथ बहाना मार रहे हैं। वो केवल अपने सब्जेक्ट से घर और बाहर के सारे काम करवाना चाहते थे। मिस्टर डीड्स को कोई भी शिकायत नहीं थी, चाहे चाय बनाना हो, किसी सेल्फिश रिसर्चर का घर साफ करना हो या चाकू से डी क्लास पर्सनल का मर्डर करना हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, मिस्टर डीड्स है तो एक बढ़िया बटलर। आप SCP फाउंडेशन की बेस्ट सीरीज को देखने के लिए SCP-066, एरिक्स टॉय और SCP-4999 समवन टू वॉच ओवर्स भी देख सकते हैं।